जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुई आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का सेशन भारत के आन बान शान को समर्पित है दोस्तों। जैसा कि पूरे देश के अंदर चर्चा बनी हुई है कारगिल वार को लेकर के। आपको पता है अभी अगर मैं बात करूं तो एक दिन पहले आपका कारगिल वार दिवस, विजय दिवस हमने मनाया था, 26 जुलाई को मनाया था। तो उसके ऊपर हम एक बार आज बात करेंगे। जो लोग नए हैं उनको बताना चाहूंगा कि उज्जवल कोचिंग कैंपस, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार की हर दिन की जानकारियां लेकर के आता रहता है और आप लोगों का प्यार बना रहे, ये मेरी आप लोगों से एक विशेष इच्छा रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसे कि देख पा रहे हैं ये 4 सपूत जिनकी हम बात करते हैं, कौन थे कारगिल युद्ध के 4 परमवीर चक्र प्राप्त करता। तो आज की जो ये सेशन है इसके अंदर आप बड़ा विशेष जानकारी लेकर के मैं आप लोगों के लिए बड़ी विशेष जानकारी आपको मिलने वाली है। और जो भारत से प्रेम करते हैं, जो मातृभूमि के लिए मातृभूमि के प्रति अपना थोड़ा सा भी प्रेम रखते हैं, तो इस वीडियो को पूरी देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं, बाकी बातें मैं आपको बताता रहूंगा समय समय पर। तो चलिए सबसे पहले बेस्ट विशेष है मेरी आप लोगों के लिए, भगवान गणेश आप पर कृपा बनाए रखें, मां सरस्वती आप पर कृपा बनाए रखें। साथ ही मैं बात करूं, अगर मां सरस्वती और गणेश भगवान की कृपा आप पर है तो लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप पर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की उन मातृभूमि पर जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान को हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने मातृभूमि की आन बान शान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, इस दुनिया का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको लेकर के बात करेंगे। जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को बढ़ाएंगे अगर आपको 1% भी अच्छे लगते हैं। वीडियो बहुत देखी होंगी आप लोगों ने, आपने कहीं सीमा हैदर की देखी होगी, कहीं अंजू की देखी होगी, कहीं और भी बहुत सारी आप देखते रहते हैं। लेकिन जब भारत के आन बान शान की बात आती है तो इस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखेंगे, इस सेशन को भी जरूर देखेंगे और आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि हम क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट रहने वाले, पहले मैं उन पे बात करूंगा दोस्तों। और जो स्टूडेंट हैं जो मुझे देखते हैं हर रोज, जो मुझे हर रोज आते हैं हमारे साथ उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार से जुड़े रहते हैं, रात को 8:30 बजे करंट जीके की क्लास लेते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार जरूर इसको पूरा देखेंगे और जो चीज नोट करने वाली उनको नोट भी करेंगे। आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से भी, आपको जानकारी के हिसाब से भी आप इस वीडियो को किसी के पास भी भेज सकते हैं, देख सकते हैं और गर्व महसूस करा सकते हैं कि हम भारतवासी हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कारगिल युद्ध। पहला पॉइंट रहेगा कि कारगिल युद्ध क्यों हुआ था, क्या था, कौन थे कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र प्राप्त करता। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है पाकिस्तान को दिया गया था करारा जवाब। चौथा पॉइंट है परमवीर चक्र से नवाजे गए थे 4 वीर। उसके बाद अगला पॉइंट रहेगा इस सेशन में आपका, तो वो कारगिल युद्ध के इन वीर नायकों को जाने जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन माताओं के बारे में जाने जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। अगला भाई आपका अगला पॉइंट रहेगा कारगिल युद्ध में जीत के बावजूद भारत ने एलओसी क्यों नहीं पार की, बहुत बड़ी बात है भाई। और यहां पर 500 550 लगभग में भी शायद 527 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। और वो किसी ने बोला है, याद करो उनकी कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं हम पर याद करो कुर्बानी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। अगले पॉइंटों की बात करूंगा, एक ब्रिगेड वहां पर पोस्टेड थी, कौन सी ब्रिगेड वहां पर पोस्टेड थी, कितनी संख्या थी, अगर मैं यहां पर बात करूंगा। उसके बाद कारगिल क्यों है महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमने क्यों अपने वीर सपूतों का बलिदान दिया, क्यों हमारे वीर सपूतों ने हंसते हंसते देश के ऊपर जान दी, वो भी हम यहां पर बात करेंगे। कारगिल की लोकेशन कहां है ये मैं बात करूंगा आपको। कारगिल विजय दिवस और परमवीर चक्र क्या होता है, परमवीर चक्र किसे दिया जाता है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ये सारे के सारे पॉइंट आज के मैं सेशन में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। जिन लोगों ने पढ़ाई करनी है, जिन लोगों ने जानकारी हासिल करनी है, वो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। बहुत सी जानकारी आपके बीच में यहां से निकल करके आने वाली। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहले पॉइंट की, कारगिल युद्ध। भारत और पाकिस्तान के साथ वर्ष 1999 में एक युद्ध हुआ था। और युद्ध की भी बात करें तो जिस प्रकार से आपका 1962 के अंदर चीन ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा था, बस फर्क इतना था कि 1962 में जो युद्ध हुआ था मित्रों, वो युद्ध आपका घोषित वार था, लेकिन ये युद्ध आपका छद्म वार कह सकते हो इसको आप, ये घोषित वार नहीं था। हालांकि भारत ने भी इसमें बहुत दिमाग लगाया, उन्होंने पीट पीट करके भेजा उनका मेन इंसान, जो पाकिस्तान वालों को, जो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे सैनिक हैं ये, वो घुसपैठिया नाम दिया गया था। और ये आपका कहां से वार होता है, जिसको लेकर के मैं बात करूंगा, एक एक पॉइंट आपके बीच में बताता चलूंगा और आप लोग गर्व महसूस करते जाएंगे कि हाँ ये चीजें यहां पर हमें पता होनी चाहिए थी भाई। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान के साथ वर्ष 1999 में हम बात करें इसकी, तो मई में, भाई मई में कुछ लोगों को देखा गया था। 3 मई से लेकर के हम बात करते हैं तो हमें महसूस हुआ था 28 मई को, ये आपका कब भाई 28 मई को इस युद्ध की हम बात कर सकते हैं। 28 मई को ये आपका
युद्ध प्रारंभ हुआ था, कह सकते हो अघोषित वार। कारगिल युद्ध में देश की जीत की याद में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यहां आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो कारगिल वार है वो लगभग कितने दिन चला? आपका लगभग 60 दिन हम मानते हैं। हालांकि औपचारिक घोषणा हमने इसकी खत्म होने की 26 जुलाई को करी थी, लेकिन हमने कुछ 4-5 दिन पहले इसको विजय कर लिया था। ठीक है, हालांकि एक्चुअली क्या था कि अलग अलग पहाड़ियां थी, पूरा तो मैं नहीं करा पाऊंगा आप लोगों को इसमें कि अलग अलग पहाड़ी दिखा करके, कहां कभी फिर विशेष सेशन में आपको जरूर करूंगा। बट आज मैं ये आपको ओजस्वी विपूर्ण जो आपका जो एक टॉपिक है इसके ऊपर मैं विशेष बात करूंगा। तो अलग अलग पहाड़ियां थी, कभी किसी को जीता कभी किसी को जीता, और जब दुश्मन हाइट पर होता है और जब हम नीचे हैं तो दुश्मन के जीतने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और इम्पॉसिबल हो जाती हैं वो चीजें। लेकिन इंडियन आर्मी एक बात बताती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आप इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं तो आपको हर चीज, आपके लिए हर चीज पॉसिबल है, ये कहा जाता है। मैंने भी 18 साल आर्मी की लाइफ जी है तो मुझे पता है इस बात का, और मैं पूर्वग्रह का शिकार भी हूं देश प्रेम का भाई, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो आपको चल रही है गांव खुटाना, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, मां चलाए माता के चरणों से चल रही है, अरावली पहाड़ियों की वादियों से चल रही है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, वर्ष 1999 में कारगिल के युद्ध के दौरान 4 बहादुर सैनिकों को, 4 बहादुर सैनिक नहीं थे, सैनिक आपके अगर मैं बात करूं तो 4 बहादुर सैनिक नहीं, 527 से लगभग ज्यादा आपके सैनिक जो शहीद हुए थे, जिन्होंने हंसते हंसते प्राणों को नौछावर किया था, वो भी वीर थे। लेकिन इनके अंदर कुछ विशेष साहस और बलिदान का परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। देश का सर्वोच्च सम्मान अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों तो वो परमवीर चक्र है, ये आप लोग जानते हैं युद्ध काल के अंदर। उसके बाद आपका अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, ये सारे आपके वीरता पूर्ण चक्र हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो चक्र आपका परमवीर चक्र, जिसकी हम बात करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। कारगिल विजय दिवस आपका भारत और पाकिस्तान के साथ 1999 में हुए युद्ध में देश की जीत की याद में मनाया जाता है। उस समय अगर हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय आपके? तो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये आपने ध्यान रखना, जो कि एक बहुत फेमस नेता थे, जिन्होंने पहली बार हिंदी में यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण दिया था विदेश मंत्री रहते हुए, और उन्हीं के काल में ये हुआ। और उन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपना दिमाग लगाते हुए इस युद्ध को घोषित वार नहीं होने दिया। उन्हें पता था जब अगले वाले के पास कुछ खोने को नहीं है तो हम अपना नुकसान क्यों करें। वो तो चाहता यही है कि युद्ध करे और इसका नुकसान हो। दोस्तों ये वही बात है, अगर मच्छर अगर गुटखा भर ले, देसी भाषा में बात करूं भाई मैं, तो अगर मच्छर गुटखा भर के भाग जाए तो मच्छर को गुटखा नहीं भरा जा सकता वापस। मच्छर अगर काट लिया जाए तो हम वापस मच्छर को नहीं काट सकते हैं। ये वही बात हुई, लेकिन हम उस मच्छर को उड़ा तो सकते हैं। यही हमने किया, उन मच्छरों को उड़ा दिया हवा में, हमने कारगिल से बाहर कर दिया, भारत की सीमा से बाहर किया। चलिए दोस्तों अगले स्लाइड के अंदर आपसे बात करते हैं, देखते जाइए। और क्लास अगर आपको लगता है कि तीव्र गति से चल रही है, सेशन तीव्र गति से चल रहा है, तो आप उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। फोन आपके हाथ में, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जहां सिर में दर्द हो चाय पिए, पानी पिए, लेकिन ये वीडियो ऐसी जो आपको सब कुछ भुला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है वो 4 सपूत आपके बीच में विक्रम बत्रा है आपके, जिनकी मैं बात करूंगा। दिल मांगे मोर आपके संजय सर हैं, या हमारे योगेंद्र सर हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो ये 4 लोग हैं, और इनमें से केवल पहला व्यक्ति है जिन्हें जीवन जो जिंदा रहते जिन्होंने परमवीर चक्र प्रदान किया। यानी कि ये 3 लोग हमारे बीच में नहीं है। ये 3 लोग, ये विक्रम बत्रा सर है, ये हमारे संजय सर है, ये योगेंद्र सर है। ये 3 लोग हमारे बीच में नहीं है। और जिंदा रहते हुए योगेंद्र सर 19 वर्ष की आयु में इन्होंने इतिहास रचा। 15 राउंड लगने के बाद भी इनकी बात आगे करूंगा मैं। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड देखेंगे आप लोग। वर्ष 1999 में इस तारीख को युद्ध आधिकारिक तौर पर संपन्न हुआ था। किस तारीख की बात कर रहा है भाई? 26 तारीख की बात कर रहा है कि 26 तारीख को आपका कब भाई? 1999 में 26 से आपका जुलाई को, जैसा कि अब चर्चा में है, ठीक है, 26 जुलाई को यह आपका कारगिल युद्ध शहीद कारगिल युद्ध क्या हुआ था आपका? क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। घोषणा करी गई थी औपचारिक रूप से, आधिकारिक तौर पर कह सकते हो आप, इसकी संपन्न हुआ था। और ये युद्ध हमने जीता, और बड़ा पीट करके जीता। और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है कि जब युद्ध के अंदर भारत को जरूरत थी, किसी देश ने साथ नहीं दिया। एकमात्र एक ऐसा देश है जब हमें रडारों की आवश्यकता थी, हम हथियारों का पता लगाने के लिए आवश्यकता थी, तो उस समय हमारा एक मित्र खड़ा हुआ हमारे साथ, वो था इजराइल। आपको बता देता हूं, इजराइल ने हमारे इस युद्ध में बहुत साथ दिया था। पूरी तरह से कारगिल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये कब की बात है? 26 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान घुसपैठियों के द्वारा कब्जा कर ली गई कारगिल पहाड़ियों को पुनः सफलतापूर्वक विजय किया, जिसमें जैसा कि आपको पता तोलोलिंग पहाड़ी थी आपकी, साथ में आपके टाइगर हिल्स वगैरह थी, ये आपको पता कब्जे में लिया था। यह जीत भारतीय संपन्न बलों के द्वारा प्रदर्शित बहादुरी और दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। देखिए रिस्ट्रिक्शंस के साथ लड़ाई ऐसी नहीं है कि हमने पहले नहीं लड़ी है, लड़ाई हमने पहले भी बहुत लड़ी है,
लेकिन ये लड़ाई वो थी जो कि रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि तुमने सीमा पार नहीं करनी है। बहुत बड़ी बात है, मतलब किसी को बोले इसको हराना भी है और तुमने थप्पड़ भी नहीं मारना है इसको अंदर घुस के, क्या कमाल की बात है ना। ये हमारे चलो कूटनीति थी और कूटनीति बड़ी अच्छी थी जिन नेताओं ने बनाई थी, मैं उनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा कर सकता यहां पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगली स्लाइड, परमवीर चक्र से नवाजे गए थे 4 वीर जिनकी हम यहां पर बात करेंगे। कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस युद्ध में 4 असाधारण वीर सपूतों जिनकी मैं बात अलग से नहीं करूंगा, जिनकी असाधारण वीरता और आपका निस्वार्थता के लिए भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया था, जिनमें कैप्टन बत्रा दिल मांगे मोर, राइफलमैन संजय कुमार, आपका ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह एकमात्र जिंदा व्यक्ति थे भाई ये, ठीक है, जिन्हें ये दिया गया, और आपके लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे शामिल हैं। इन 4 लोगों को सर्वोच्च सम्मान, इन्होंने अपनी बहादुरी का, अदम्य साहस का, अपनी मेहनत का, अपने माता पिता से संबंधित जो इन्होंने संस्कार लिए थे उनका परिचय दिया इन्होंने, और मातृभूमि के आन बान शान के लिए इन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया है, ठीक है। चलिए भाई अब बात करते हैं कारगिल युद्ध के इन वीर नायकों को। चलिए वर्ष 1999 में बार बार आ रहा, कारगिल इन 4 बहादुर सैनिकों को उनके असाधारण साहस और बलिदान के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जिनमें कैप्टन बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, ग्रेनेडियर, इनकी बात मैं यहां पर कर चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी, अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे। ये है दिल मांगे मोर, कैप्टन बत्रा। ये कौन आपके कैप्टन बत्रा साहब है, ये आपके कहां से हैं, कौन है, इनके बारे में मैं यहां पर बात करूंगा। आप पिक चाहे तो इनके साथ सेल्फी तो बहुत ली होंगी दोस्तों, है ना। इनके साथ स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार स्टेटस लगा के तो देखिए क्या फीलिंग आएगी आपको, क्या फीलिंग आएगी। आपने बहुत सारे हर जगह जाकर के आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इधर उधर की, लेकिन इनके साथ एक बार सेल्फी लगा करके तो देखिए, ये महीना इन्हीं के नाम है, एक दिन तो कम से कम इनका बनता जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए। कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के 13वीं बटालियन में कहां से थे, चलिए इनकी बात करूंगा। भारतीय सेना के 13वीं बटालियन, जम्मू और कश्मीर राइफल्स के आर्मी ऑफिसर्स थे। ये किसमें थे, जम्मू जे.एंड.के जो राइफल्स है उसके आर्मी ऑफिसर्स थे, 13वीं बटालियन के थे। इन्होंने अपार बहादुर प्रदर्शन द्रास सेक्टर में, कहां पर आपका भाई द्रास सेक्टर में इन्होंने पॉइंट नोट करेंगे आप कर सकते हैं 5140, जिसका कोड नेम पॉइंट 4875 था। बहुत तगड़ी बात यहां पर है। इस पॉइंट को द्रास सेक्टर में लड़ते हुए इस पॉइंट को जीतने के लिए इन्होंने सब कुछ दोबारा कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी बटालियन का सफल नेतृत्व किया इन्होंने भाई, और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैप्टन बत्रा कौन से रेजिमेंट के थे, तो 13वीं बटालियन के थे। और मैं अगर बात करूं जम्मू कश्मीर राइफल्स के थे, इन्होंने कहां पर द्रास सेक्टर में पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट 5140 है आपका, जिसका कोड नेम रखा गया था 4875। ये उनको धोखा देने के लिए ये रखा गया था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। छद्म भेष में आए हुए दुश्मनों को मार भगाया, इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया भाई। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, एक थे मंगल पांडे और एक फिर हुए उसके बाद मनोज कुमार पांडे, इन्होंने अपने उस परंपरा को आगे बढ़ाया मनोज कुमार पांडे ने। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, इनके साथ भी आप सेल्फी ले सकते हैं और आप गर्वित महसूस करेंगे। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ये कौन थे, कहां से थे, इनकी भी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे आपके गोरखा राइफल्स से, उन्होंने भी इस युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया और दुश्मनों को परास्त करने में अहम भूमिका निभाई। अदम्य साहस के साथ पाक द्वारा कब्जा की गई चौकियों पर अपने कब्जे में लिया। अत्यंत विशिष्ट वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए इन्हें भी परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। यानी कि जान की कीमत लगाता है भाई ये परमवीर चक्र, जान दो परमवीर चक्र लो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि आप कितना साहस यहां पर दिखाते हैं, किस प्रकार से अपने साथियों को आप अपनी जान की परवाह न करते हुए, किस प्रकार से अपने साथियों की जान बचाते हुए आप अपने देश के लिए काम करते हैं, उस एवज में आपका दिया जाता है। और बात पैसे की अगर करें तो इसमें बहुत कुछ मिलता है भाई, ठीक है। ये है भाई वो आपके एक शेर, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। ये है वो शेर जिस शेर ने मात्र 19 वर्ष की आयु में इतिहास रचा। और जितना मैं इनके प्रति सम्मान व्यक्त करूं, और सबसे बड़ी बात है ये जिंदा मैं वापस आऊंगा। ये घर वादा करके गए थे कि मैं वापस आऊंगा, ये वापस आए और देश में अपने बनने वाले प्रथम आपके सूबेदार मेजर भी हैं और जो जिंदा रहते हैं परमवीर चक्र वर्तमान में भी हैं। ये अदम्य साहस, इनका तो लेक्चर सुनने में भी बहुत बड़ी बात होती है भाई, इनके तो दर्शन करना भी मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसी वीरांगनाओं ने अपने पुत्रों को जन्म दिया, इनकी मां को भी सलाम है। तो चलिए दोस्तों, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जिनकी हम यहां पर बात करें, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव क्या बोलते हैं यादव साहब, देखिए 18 ग्रेनेडियर रेजिमेंट के हिस्सा है। किस ग्रुप के हैं? ग्रेनेडियर ग्रुप के हैं।
18 ग्रेनेडियर्स के योगेंद्र सिंह। कारगिल युद्ध में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। इन्होंने टाइगर्स हिल, बड़ा चर्चा में था भाई आपका ये टाइगर जो हिल्स है, ये बड़ा चर्चा में था, ध्यान रखना, क्योंकि खड़ी चढ़ाई थी, ठीक है, खड़ी चढ़ाई थी और दुश्मन ऊपर है, छदम भेष में, पता नहीं कौन से वेपन है उनके पास, पता नहीं किस प्रकार के हथियार लेके रखे, कितनी संख्या कुछ नहीं पता हमें, फिर भी हम बढ़े जा रहे हैं, हम बड़े जा रहे हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, सिर्फ इसी लाइन के ऊपर, सिर्फ इसी लाइन के ऊपर कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर टच इंडियन आर्मी। अगर आप उससे टच है इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं, वो जनरल मानेकशॉ ने भी एक बात बोली थी, कोई बोलता है इस दुनिया में कि मुझे डर नहीं लगता है, तो वो या तो इंडियन आर्मी का बंदा है या फिर वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिविलियन डरते, सिविलियन में सिविलियन सब डरते हैं, मेरी बात का गलत मतलब नहीं निकालेंगे। युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए थे, बावजूद यादव ने असाधारण वीरता के नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े। बुलंदशहर यूपी के रहने वाले हैं भाई। 15 गोलियां लगने के बाद आपके डरते रहे। मात्र 19 वर्ष की आयु में इन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और जाबाजी इतिहास में आने वाले समय में बहुत सी सदियां किनको याद रखेंगी, तो योगेंद्र सर को याद रखेंगी, योगेंद्र साहब को याद रखेंगी, जो कि आपके कहां के बुलंदशहर के हैं। ये आपने ध्यान रखना, आपके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो कि आज की डेट में सूबेदार मेजर है भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले की बात करता हूं आपके बीच में, जो आपने चौथे जो भाई हैं संजय सर है हमारे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की बात हो चुकी है। अगले राइफलमैन संजय कुमार, किनकी बात हो रही है? राइफलमैन संजय कुमार की बात हो रही है। इन्होंने भी अपना शौर्य का परिचय दिया। इन्होंने भी, राइफलमैन संजय कुमार की बात करते देखिए, तो राइफलमैन संजय कुमार जम्मू कश्मीर राइफल्स के 13वीं बटालियन के हैं ये, और इन्होंने भी अपने 16,000 फीट की ऊंचाई पर महत्वपूर्ण दोबारा कब्जा करने में अहम भूमिका दी थी, और इस दौरान इन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी रेजिमेंट के लिए, अपने देश के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए इन्होंने ऐसा किया, ठीक है। और सम्मान के योग्य हैं आपके बीच में ये भी भाई। तो 4 लोग थे जिन्होंने परमवीर चक्र जीता। कारगिल युद्ध में एलओसी जीत के बावजूद भारत ने एलओसी क्यों नहीं पार की? बहुत तगड़ा पॉइंट है दोस्तों। मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, आप स्लो करके इसको देख सकते हैं अपने फोन से सेटिंग से। देखिए बड़ा विशेष पॉइंट था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एलओसी अगर पार करते हैं तो घोषित वार हो जाएगा। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान मना कर रहा है कि मेरे बंदे नहीं है, आई कार्ड दिखाने के बावजूद बोलता है कि मेरी सेना के बंदे नहीं है। फिर भी यहां पर हम मानते हैं कि सेना के बंदे थे, मानते नहीं है, थे, आई कार्ड दिखाए गए हैं बाद में। लेकिन अगर हम एलओसी पार करते हैं तो उसे दूसरे मोर्चों पे भी लड़ने को मौका मिल जाएगा। ये ध्यान में रखते हुए हम नहीं चाहते थे, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी, यदि मच्छर काट ले तो मच्छर को वापस नहीं काटा जाता, सिर्फ उसे उड़ाया जाता है, ठीक है, उसके पीछे भागा नहीं जाता है, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। हमने अपनी प्रोग्रेस को ध्यान में रखा और हमने इसे एलओसी को पार ना करते हुए हमने इस युद्ध को जीता। कारगिल युद्ध में जीतने के बाद पीओके पर कब्जा करने का मौका था, लेकिन हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। भारत ने 1971 में सिमला समझौते के द्वारा जो एलओसी थी उसका क्या किया है, उसको बनाए रखने की चाहत रखे। अमेरिका और चीन सहित तो दुनिया के कई देश पाकिस्तान की इस घुसपैठ की आक्रामकता के रूप में देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने एलओसी पार किया था, ये आपके बीच में है। यानी कि आपकी मैं बात करूं इंटरनेशनल लेवल का जो मुद्दा बनाने के लिए भारत ने ऐसा किया, एलओसी को पार नहीं किया। हम नहीं चाहते थे उस समय युद्ध, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी किसी भी हालत में युद्ध नहीं चाहते थे। उन्हें पता है अगर युद्ध होगा तो नुकसान होगा, और भारत एक विकासशील देश है, जिसके पास खोने को कुछ नहीं है वो तो तैयार रहेगा, ठीक है, और जिसके पास खोने को बहुत कुछ है वो बचता है। यदि भारत ऐसा करता तो पाकिस्तान के पास पाकिस्तान सेना पंजाब, जैसलमेर और पश्चिमी क्षेत्रों पर मोर्चा खोल सकती थी और एक आपका घोषित वार हो सकता था, जिसमें भारत का भी नुकसान हो सकता था। देखिए अगर चाहे कमजोर ही हो क्यों ना आगे लड़ने वाला, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो नुकसान तो होता ही है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भैया। अगला आपका अगली जो स्लाइड है, बहुत शांति से आप इन स्लाइडों को एक ब्रिगेड, भारत में उस समय कितने, अगर मैं बात करूं वहां पर तो आपके लगभग 2500 सैनिकों वाली 3 यूनिटें वहां पे थी। एलओसी के साथ 300 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र की रक्षा करती थी उस समय जब ये आपका क्या हुआ, युद्ध हो रहा था। कारगिल क्यों है महत्वपूर्ण? तो कारगिल की अगर हम बात करते हैं, कारगिल आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर है, जिले में स्थित है। किस जिले में? कारगिल जिले में। कारगिल जिला कहां पर है? और लद्दाख के अंदर 2 ही जिले हैं। यूटी बना था आपका, यूनियन टेरिटरी आपका 2019 में आपका जो है ये यूनियन टेरिटरी बना 2019 में। कौन? आपका लद्दाख की अगर हम बात करते तो भौगोलिक दृष्टि से भारत के अन्य क्षेत्रों को ले और लद्दाख से जोड़ता है, यानी कि भारत को काटने की बात यहां पर करी गई थी कि इस हिस्से को काट दो और कब्जे में कर लो, और इसके ब्लॉक हो जाने से शेष भारत का लद्दाख से संपर्क टूट जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के बड़ी बेहतरीन प्लानिंग थी उनकी, कमीने इंसानों की, लेकिन वही है जो करेगा सो भरेगा, है ना। ठुकाई भी हुई, पिटाई भी हुई, दुनिया में किरकिरी भी हुई,
दुनिया में किरकिरे भी और फिर हाथ भी जोड़ने पड़े, सारी चीजें हुई। इस प्रकार से हाथ जैसे 90,000 सैनिकों ने 1971 में जोड़े, ऐसे यहां पर भी हाथ जोड़ने पड़े, मार भगाया उनको भी। ठीक है, कारगिल की लोकेशन की अगर बात करें तो कारगिल पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, और बड़ा समस्या हो जाती है जब इस प्रकार की चीजें होती है तो सेना के सामने, लेकिन सेना तैयार ही की जाती है, इसलिए 8,000 फीट या बोले तो 2440 मीटर पर ऊंचाई पर है। और इस क्षेत्र में सर्दियों में बर्फ गिरती है। आपको पता, कारगिल के अधिकांश निवासी आपके बाल्टिक मूल के हैं। किसके मूल के? बाल्टिक मूल के हैं। और ये शिया मुसलमान यहाँ पर ज्यादातर लगभग आपके रहते हैं। कौन से मुस्लिम रहते हैं? शिया मुस्लिम आपके इस लोकेशन पर ज्यादा रहते हैं कारगिल की अगर बात करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आप देखते रहेंगे, स्क्रीनशॉट जिस स्लाइड का आप लेना चाहते हैं ले सकते हो। ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध को हमने किसके साथ जीता था? तो यह था आपका एक ऑपरेशन था जिसे हम किस नाम से जानते हैं कारगिल युद्ध को? तो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच जो युद्ध हुआ था, नियंत्रण रेखा पर लड़ा गया था। भारत ने इस ऑपरेशन को नाम क्या दिया था? ऑपरेशन विजय। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका इंदिरा गांधी से, ऑपरेशन विजय आपका 1999 के कारगिल से है, यह भी आपने ध्यान रखना है। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना वायुसेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर प्रसिद्ध टाइगर हिल्स और आसपास के अन्य महत्वपूर्ण चौकियों पर दोबारा से कब्जा किया था भाई, दोबारा से कब्जा किया था। बहुत बड़ी बात है ऑपरेशन विजय की अगर हम बात करते हैं। बस इतना ही जानेंगे, कोड नेम था। और इसमें वायुसेना भारत की प्लस आपकी आर्मी और अर्धसैनिक बल थे जिनकी हमने यहां पर बात की। ऑपरेशन विजय, तोलोलिंग की लड़ाई। कौन सी लड़ाई की बात हो रही है? तोलोलिंग की लड़ाई, बैटल ऑफ तोलोलिंग। पहले बड़े संघर्षों में से एक भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स की दूसरी बटालियन ने तोलोलिंग पर के आसपास की स्थिति को पाकिस्तान से खदेड़ा था। यानी कि राजपूत राइफल्स है आपकी, सेकंड राजपूत थी भाई, यहां पर बड़ी शहादत दी है इस राजपूत बटालियन ने। लेकिन किसी ने बोला है कि हम मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, हम टूट सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं, हम वजूद खत्म कर सकते हैं अपना, लेकिन हम एक ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मां भारती के नाम पर आ जाए। टाइगर्स हिल्स की लड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो आपका ये आपका 53 की पॉइंट के लिए आपकी लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है इसे। तो जो टाइगर हिल्स है इसे क्या बोला जाए? 53 जो पॉइंट के लिए लड़ाई है पाकिस्तान के बीच में हुई थी, ये आपकी बात हो चुकी है। पॉइंट 51-40 की अगर बात करते हैं तो इसके बाद 7 जुलाई 1999 को इस पर कैप्टन बत्रा के नेतृत्व में 13वीं रेजिमेंट ने पॉइंट फैलाया था। 1875 पर कब्जा किया और भारत की जीत पर अंतिम मोहर लगा दी। यानी कि अंतिम जीत आपकी 13 JK राइफल्स की पॉइंट 48-75 पर कब्जा करके ये दिल मांगी मोर कैप्टन बत्रा है ना, कैप्टन बत्रा ने यहां पर अपनी शहादत को सिद्ध करते हुए, शहादत देते हुए, सर्वोच्च बलिदान देते हुए इन्होंने यहां पर किया। भारत ने एलओसी क्यों नहीं पार की थी? तो भारत के पास कारगिल युद्ध में जीत के बाद POK कब्जा करने का मौका था। ये मैं आपको करा चुका हूं 1971, ये बात आपकी हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला, भारत ने एलओसी क्यों नहीं पार की? यदि भारत ऐसा करता तो पाकिस्तान के पास पाकिस्तानी सेना, ये आपकी स्लाइड ये भी हो चुकी है। कारगिल विजय दिवस, वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को याद करने के लिए, वो किसी ने बोला शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, तो ये मेला लगाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए आपका 26 जुलाई को पूरे देश में 1999 से मनाया जा रहा है। और ये भी आपका कौन से नंबर का है अगर हम बात करते हैं तो 24वें नंबर का, 26 जुलाई को 2023 को मनाया गया है कारगिल और बहादुरी से लड़। एक आपका कारगिल हैट भी बनाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि कौन कौन सी चीजें यहां पर जीती गई। जिस सर्वोच्च सम्मान की मैं बात कर रहा हूं, जिस वीरता के साथ भारत की सेना ने कारगिल के अंदर युद्ध किया था, जहां पर पहली बार ऐसा हुआ था कि चारों तरफ देश, पूरा देश प्रेम से डूबा। हर व्यक्ति, हर युवा ये चाहता था कि मेरे हाथ में राइफल हो और मैं युद्ध करूं और मैं अपने सैनिकों की मदद करूं। उस समय जब ये परमवीर चक्र दिए गए तो इसकी एक बार थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। परमवीर चक्र की अगर हम बात करते तो परमवीर चक्र क्या? तो परमवीर चक्र इसका रिबन फीता, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान। ठीक है, रिबन फीता। भारत द्वारा पुरस्कृत भारत शौर्य पदक है आपका। नौसेना, वायुसेना अथवा रिजर्व बल, टेरिटोरियल आर्मी तथा विधि के द्वारा स्थापित किसी भी सशस्त्र बल, ये आपका सेना को भी दिया जा सकता है, अर्धसैनिक बलों को भी दिया जा सकता है, सशस्त्र बलों को भी दिया जा सकता है, महिला सैनिक अधिकारियों को भी दिया जा सकता है। दुश्मन की उपस्थिति में सबसे विशिष्ट या बहादुर, यानी कि लड़ाई के दौरान या युद्ध के दौरान अगर इस प्रकार की बहादुरी दिखाता तो ये आपके जितने भी सशस्त्र बल है विधि द्वारा, विधि बोले तो कानून द्वारा जो स्थापित आपके बल है उनको ये दिया जाता है। अब यहां पर हम बात करते हैं, देखिए स्थापना कब होती है इसकी? 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। प्रथम 3 नवंबर, पहला कब दिया गया था? 3 नवंबर को सोमनाथ साहब को दिया गया था। मेजर सोमनाथ पहले अफसर थे। अंतिम आपका कब? तो योगेंद्र सर को दिया गया है, ये आपको बता दूं। अंतिम 6 जुलाई 1999 के बाद ये आपका अंतिम पदक रहा। मरणोपरांत आपका पुरस्कार 14 है। टोटल आपके कितने पुरस्कार? अब तक अगर परमवीर चक्र की बात करोगे भाई तो 21 पुरस्कार दिए गए हैं। मरणोपरांत की अगर हम बात करते हैं, मरणोपरांत कितने दिए गए? आपके 14 दिए गए हैं। ठीक है, ओके। 7 पुरस्कार आपके जिंदा व्यक्तियों, और पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? ये नाम आपके बीच में भी है, आप जाने। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर बनता है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में है। देखिए ये है परमवीर चक्र, भारत की आन बान शान। मैं आपको ये पिक है, ये जब ये लगता है ना सीने पे तो सीना 4 इंच चौड़ा और हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आपका आज एक विशेष सेशन जिसकी हमने बात करी है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो सेशन है आपका बड़ा विशेष है। जिन लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना है, कारगिल ये आपने वीडियो तो बहुत देखी होंगी, मैंने एक छोटा सा शहीदों के सम्मान में ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। जो दोस्त हैं मेरे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। अगली एक वीडियो और इस पर आएगी कि बीएसएफ के जवानों ने किस प्रकार से साथ दी थी, मैंने आज आर्मी वालों के लिए बनाई है। एक बीएसएफ के जवानों के लिए भी एक आपकी वीडियो आएगी स्पेशली। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से अपने नए अंदाज में एक और सेशन लेकर के, ओजस्वीपूर्ण या वीरतापूर्ण शब्दों से भरा हुआ सेशन। जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।